नमस्कार। डे नाइट इंडिया टीवी में आज हम जम्मू कश्मीर को लेकर पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव एक तरफ चल रहा है और जम्मू कश्मीर को लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है जो जम्मू के लोग हैं उनकी बात कौन कहेगा। डे नाइट इंडिया टीवी ने तय किया कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी बात की जाए, वो इस मुद्दे के ऊपर क्या बोलते हैं और जो राजनीतिक दल हैं वो क्या बोल रहे हैं। क्या वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ की आवाम है, क्या वो अलग मत रखती है। इसलिए हम धारा 370 के ऊपर भी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के जो पंडित हैं वो अपने ही घर में क्यों विस्थापित हो गए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हमारे इस पैनल डिस्कशन में जो हमारे मेहमान हैं हम उनसे रूबरू करा देते हैं। इससे पहले कि हम उनसे मिलवाएं, मैं दीनदयाल, डे नाइट इंडिया टीवी का संपादक, और अब मैं हमारे जो पैनल डिस्कशन में मेहमान शामिल हैं उनसे मैं आपको परिचय करा रहा हूं। सबसे पहले आर.के. पंडित जी हैं हमारे साथ में, रिटायर एक्स CGM है BSNL से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा में। धन्यवाद। M.K. कौल साहब हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। M.K. कौल साहब J&K से रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं और जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर वहां के समाज को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं। डॉक्टर ML भंडारी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आप रेडियोलॉजिस्ट हैं और अपने आप में बड़ा नाम है इनका। J&K के लोगों के लिए तो काम कर ही रहे हैं, समाज के लिए भी उम्दा काम कर रहे हैं। विजय कुमार पाटिल जी हैं हमारे साथ में, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे पैनल डिस्कशन में रमेश चंद जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप J&K में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहां से रिटायर्ड हैं और वहां पर J&K के लिए, J&K के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ये तो था हमारे जो पैनल डिस्कशन जो हो रहा है उसमें जो मेहमान आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पहला हम चर्चा करने जा रहे हैं, अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं और उसको लेकर हर पार्टी अपना अपना दाव खेल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उनके जो नेता हैं, उनकी जो पार्टी है, उन्होंने दाव खेला कि जम्मू के लिए अलग से प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं वो उसके ऊपर क्या राय रखते हैं। कौन साहब आपका स्वागत है सर, क्या कहेंगे सर आप? ये कुछ ख्वाबों की दुनिया में बसने वाले लोगों के स्टेटमेंट है। जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला या उसका बेटा हो जी, जो हमने देखा है कि सर आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं। हाँ जी। क्या जम्मू के लिए अलग से प्रधानमंत्री की मांग जायज है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्यों? हाउ? एक प्रधानमंत्री एनफ, एक प्रधानमंत्री देश के लिए आखिर एक आइन सही है, एक झंडा सही है इस देश के लिए, इसमें दो राय नहीं है। कोई भी जो सेन बंदा होगा वो यही बोलेगा आपको कि एक प्रधानमंत्री, एक झंडा और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लब्बो लबाज कहा जाए कि एक देश में एक विधान एक निशान चलेगा, बिल्कुल चलेगा और उसके बगैर कुछ नहीं चलेगा। जिसको ये रास नहीं आता है उसके लिए बॉर्डर खुला है, हम पैसे उसको दे देंगे बाहर जाने के, पाकिस्तान जाने के। भंडारी जी से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे इस मामले में? सर क्या कहेंगे आप? जम्मू कश्मीर का जो मसला है ये कांग्रेस की गलत पॉलिसियों की वजह से सारे हिंदुस्तान के लोगों और ख़ास तौर पर कश्मीर में विस्थापित हुए माइग्रेंट्स के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए एक दर्दसर बन गया है। मगर ये कांग्रेस की कूटनीतियों की वजह से जो इसके पुराने लीडर थे मिस्टर नेहरू और कुछ भी उनके पीछे भी जो भी आए। सर आपकी बात को बीच में विराम दे रहा हूँ। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता जो मांग कर रहे हैं, जायज मानते हैं उसको जम्मू के लिए प्रधानमंत्री की? दे आर द पीपल, वही लोग हैं जिनका बाप दिल्ली में आके एक बात और कश्मीर में आके लोगों को गुमराह करता था, और कत्ले आम जो कश्मीर में हो रहा है ये देश को, इसके जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरगुरु शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के
करंट लीडर फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा, साथ ही साथ मुफ्ती महबूबा भी क्या जिम्मेदार है, जो इन लोगों का कत्लेआम करा रही है अपनी गलत नीतियों और पॉलिसियों की वजह से। इन छोटे बच्चों और घरों को बर्बाद कर रहे हैं। अब इसमें रमेश चंद जी से हम एक टिप्पणी ले लेते हैं। सर, ये जो सारा मामला आप देख रहे हैं, इस पे किस तरीके से देख रहे हैं आप? जो क्या ये देश को गुमराह कर रहे हैं? ये जो ये बयान दे रहे हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इनका जो ये बयान है, ये सारे का सारा देश को मतलब गलत बयानी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? गुमराह कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं? ये पाकिस्तान की लैंग्वेज बोल रहे हैं। अगर मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैं इंडिया का एक बाशिंदा हूँ, मैं क्यों बोलूँ कि नहीं इस देश में 2 संविधान होने चाहिए, 2 झंडे होने चाहिए? मेरे लिए भारत सर्वप्रथम है, उसके लिए मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, देश प्रथम, और बाद में और भी जो कुछ हो वो अलग से रहेगा। अब ये जो ये पार्टियां हैं ना, ये पॉलिटिकल पार्टी, जैसे ये पीडीपी हो या कांग्रेस हो या एनसी हो, इनका ये मकसद ये है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं, वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन, उनको खुश करने के लिए। लेकिन ये गलत बोल रहे हैं। एक देश में 2 संविधान नहीं हो सकते, 2 झंडे नहीं लग सकते। चलिए सर, धन्यवाद आपका। एक छोटे मामले पर मेरे ख्याल में ये शायद, जैसे आपको भी पता है, ये मेनली ये है वोट बैंक पॉलिसी, यानी जहां आप उन्होंने देखा। नहीं, आपको लगता है कि वोट बैंक की जो पॉलिसी से कश्मीर का भला हुआ है? नहीं हुआ है। मतलब किसका भला हुआ है? मेरे ख्याल से जो सेपरेटिस्ट हैं उनको ये करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, और कुछ नहीं। चलिए एक छोटी सी टिप्पणी जो है वो अपना कौल साहब से ले लेते हैं। कौल साहब, ये जो वोट बैंक की जो राजनीति है, उससे आपको लगता है कश्मीर का भला हुआ है? कभी नहीं हुआ, ना होगा। ये मतलब ही नहीं बनता इनका। ये बिल्कुल पागलों की दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। भारत का खाओ, पाकिस्तान का गुनगाओ, ये उनको पॉलिसी है। दिल्ली में एक भाषा बोलते हैं, कश्मीर में एक भाषा, जम्मू में एक। आर के पंडित जी से एक टिप्पणी लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान जी, इस पर हमारा पूरा राष्ट्र स्थापित है जी, और इसके अलग कोई भी भावना, कोई भी भाव, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो देशद्रोह के बराबर है जी। तो इसलिए इसको सरे से ही खारिज करना चाहिए। ऐसी बात तो होनी ही नहीं चाहिए। कोई कहेगा 2 प्रधानमंत्री, तो बिल्कुल देश के। चलिए धन्यवाद आपका। देखिए, अभी हमने यहाँ जो कश्मीर के जो पैनल में जो आज हमारे मेहमान हैं, उनसे हमने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है उसके नेता हैं, वो किस तरीके से कश्मीर के अंदर अलग से प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ डिस्कशन में बड़ा साफ निकल कर आया कि हमारे देश में एक विधान एक निशानी चलेगा, और 2 विधान 2 निशान की जो पॉलिसी के ऊपर जो पाकिस्तान जो बात करता है, उसकी भाषा बोलने वालों को ये देश जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ये अभी जो हमारे मेहमानों ने इसका बड़ा साफ साफ संदेश दिया है, देश को भी संदेश दिया है, और कहीं ना कहीं ये जो संदेश देना इंडिया टीवी के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों पे जाएगा और राष्ट्रीय लेवल पर इसका संदेश भी जाएगा। इसके साथ ही जो हम चर्चा कर लेते हैं कि जो मुफ्ती महबूबा है, वो अपना अलग राग अलाप रही है। वो कह रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा नहीं चलेगा। अगर उनकी बात भी मानी गई तो तिरंगा जो है वहां पर नहीं फहराया जाएगा, तिरंगा उनकी पीठ पे आ जाएगा। इस तरीके से वो शर्मनाक जो बात करते हैं, ये पूरे देश को शर्मसार करते हैं। तो इसके ऊपर हम एक टिप्पणी लेने जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस वक्त ये इलेक्शन लड़ते हैं तो उस वक्त तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मान कर लेते हैं जब चीफ मिनिस्टर बनना होता है, या और कोई। सर, मुफ्ती महबूबा जो बोल रही हैं जी, वो गलत बोल रही है। ये सिर्फ वोट बैंक उनको प्लीज करने के लिए, क्योंकि उनकी तो अब साफ खत्म हो गई है रैली में। चलिए भंडारी जी से एक टिप्पणी लेते हैं। सर, क्या कहेंगे सर, जो मुफ्ती महबूबा जो बात कह रही हैं? मुफ्ती महबूबा जिस बलबूते पर खड़ा हुई थी, वो थी सेपरेटिस्ट, जो सेपरेटिस्ट लीडर थे, उनका वो मुखड़ा थी इन द पॉलिटिकल शेप। वो आगे आई, उनको पनाह देने के लिए उसने हिंदुस्तान में बीजेपी का सहारा लिया, और जितनी देर वो बीजेपी के साथ चली उतनी देर में उसने सेपरेटिस्ट लोगों को पनाह दी, जो भी ये टेररिस्ट थे उनको बिल्कुल खामोशी से पनाह दी, और जिन्होंने
ये कत्लेआम जो आज आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो तो ये उसी का खमियाजा है, और वो अपने आप को बचाने के लिए उन टेररिस्टों का सहारा लेकर फिर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठना चाहती है। अगर वो सचमुच हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, 35A के खिलाफ है, 370A के खिलाफ है, तो फिर वो हिंदुस्तान का सहारा, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके फिर पार्लियामेंट क्यों जाना चाहती है? उसको चाहिए उन सेपरेटिस्ट के साथ ही बैठे और आगे इलेक्शन न लड़े, ना आगे जाने की कोशिश करें। छोटी सी टिप्पणी कौल साहब से लेते हैं। सर क्या कहेंगे आप? मुफ्ती मोहम्मद सैद की लड़की का कोई दोष नहीं है इस वक्त, क्योंकि उसकी जो जीन्स जो है ये मुफ्ती सैद की बेटी है। मुफ्ती सैद होम मिनिस्टर था, मुझे याद है हम कश्मीर में रहते थे जी, 700 मंदिर हमारे तोड़वाए गए उसी वक्त जब वो होम मिनिस्टर था। उसी की बेटी है ये, उसी की बेटी है ये। जब ये आई जमात इस्लामी के सहारे से आई, टेररिस्टों के सहारे से आई, ये उन्हीं का मुखड़ा, जैसे भंडारी साहब ने कहा, मैं सेकंड करता हूँ इस चीज को, उन्हीं का मुखड़ा बन के आगे थी। और इस जैसी देशद्रोही कोई नहीं है, इसको धाराएं लगा के अंदर सड़ाओ। सर आपको लगता है कि जितने भी वहाँ राजनीतिक दल हैं, सब सारे लोग पाकिस्तान की खाते पीते इंडिया का गुणगान गाते पाकिस्तान का? सिंपल बात है, हम अभी खुली डंके की चोट पे ये चीज बताएंगे। ये लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें ये मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठ रहा है। करेक्ट। तो क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि क्यों साइन कर रहे हो आप? मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हूँ जी, क्यों नहीं बोलती है कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है जी? फिर क्या करने आओगे पार्लियामेंट में? भंडारी साहब 100% बोल रहे हैं ये। क्यों आ रही हो पार्लियामेंट में? क्या करने आ रहे हो? हंगामा खड़ा करने आ रहे हो? किस लिए आ रहे हो? आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, पाकिस्तान में जाके बसो, हम आपको खर्चा दे देंगे, पानी दे देंगे, 1 साल का खाना भी खिलाएंगे आपको, पहले साल का जी। मत बैठो यहाँ गाली डालने। चलिए सर एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं। रमेश जी क्या कहेंगे सर? आर के पंडित जी। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि ये देशद्रोह है। कोई भी जिस थाली में खाओ उसी में छेद करने की बात है। जब भी आप ऐसी बात करते हैं, क्योंकि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो संविधान है, उसकी कसम खाते हैं तभी आप MP या MLA बनते हैं, तभी आप मिनिस्टर बन सकते हैं। जब उस विचारधारा का आप खंडन करते हैं, उसके विरुद्ध कुछ बोलते हैं, तो आपके लिए फिर हमारे देश में कोई हमारी उसमें पॉलिटिकल लेवल पर भी और सोशल लेवल पर भी कोई जगह नहीं। चलो ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका। अभी हमने यहाँ बातचीत की और यहाँ पर धारा 370 को लेकर बातचीत की, और जो महबूबा मुफ्ती जिन्होंने इस चुनाव के अंदर वहाँ के चुनाव को प्रभावित होने के लिए राष्ट्रीय झंडे का जो अपमान वाला करने वाला जो बयान दिया, उसको लेकर इस पैनल में जो डिस्कशन हो रहा है, जो मेहमान यहाँ बैठे हैं, और ये सभी लोग आपको बता देना चाहते हैं हम अपने डे नाइट इंडिया टीवी के माध्यम से, ये तमाम जो गेस्ट हैं सभी लोग जो है वो JNK से संबंध रखते हैं, वहीं ये लोग रहे हैं। और आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण था कि जो कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापित हो गए, आखिर क्यों ऐसा हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। राधा प्यारी दे डारो जो बंसी हमारी, कहत कबीरा। एक बार फिर से डे नाइट इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं और जो देशवासी हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो आज पैनल डिस्कशन हो रहा है, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पैनल डिस्कशन में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सालों से, आज़ादी के बाद से, जो कश्मीर के जो पंडित परिवार हैं वो अपने देश में ही क्यों और कैसे विस्थापित हो गए, उनका दर्द क्या है। क्या वाकई वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं या जो देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वहाँ की स्थानीय पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे मुफ्ती महबूबा की पार्टी है, ये तमाम लोग क्या वाकई जो कश्मीरी पंडितों के जो परिवार हैं उनके दर्द पर मरहम लगाने का काम किया या फिर नमक छिड़कने का काम किया है, हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा में
जवाहरलाल भट्ट जी हमारे साथ में चर्चा में शामिल हो गए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने रिटायर जो है वो पुलिस से विभाग से रिटायर है वहाँ से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा में। और इस विषय के ऊपर मैं सबसे पहले अहमद भंडारी जी जो डॉक्टर साहब हैं उनसे मैं चाह रहा हूँ, सर क्या कहेंगे सर, जो कश्मीर के जो विस्थापित है क्यों और कैसे वहाँ से विस्थापित हुए, कौन इनके लिए जिम्मेदार है? कश्मीरी पंडित जो है वो किसी डर या किसी आतंकवाद की डर की वजह से कश्मीर से नहीं भागा जी। सिर्फ एक चीज की वजह से कश्मीरी पंडित वहां से भागा, वो था इज्जत और आबरू। जब ये कश्मीरी मुसलमान शाम को मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते थे, वहां से वो रिकॉर्ड लाउड स्पीकर से अनाउंस करते थे, लाउड स्पीकर से अनाउंस करते थे जी कि यहाँ क्या चलेगा, निज़ामे मुस्तफ़ा जी। निज़ामे मुस्तफ़ा का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूल अल्लाह। जो उसकी पैरवी करेगा वही कश्मीर में रह पाएगा। कश्मीरी पंडितों भाग जाओ, हिंदुस्तानी एजेंटों यहाँ से भाग जाओ। अगर कश्मीर में रहना है, इस्लाम कबूल करना है, अगर भागना है बेटी और बीवियों को यहाँ छोड़ के भागो, खुद भागो हिंदुस्तान, उनको यहाँ रखो। ये इनको पाकिस्तान से मैसेज थी और ये मस्जिदों में जाके कश्मीरी पंडितों को डराते थे और खौफजदा करते थे ये कैसे भागे, और ऐसे कत्लेआम करते थे कश्मीरी पंडितों का, और उनकी लाशों को ऐसे सड़कों पर छोड़ते थे, दरख्तों पर लटकाते थे ताकि कश्मीरी पंडित खौफजदा हो जाए या अपने आप भागे। क्या उसकी वजह से कश्मीरी पंडित भागा, बाकी बंदूक या गोली की डर की वजह से नहीं भागा। इज्जत, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए, और आबरू के बचाने के लिए। और जो भी हमने पास हिस्ट्री पढ़ी थी, कश्मीर में शाही हमदान आया, जयपुर में कौन निजाम चिश्ती औलिया आया, उन्होंने कश्मीर में जो पंडित लोग थे, हिंदू लोग थे, उनको कन्वर्ट किया। 2.5 टन जन्यू जला दिए और उनको फोर्सबली कन्वर्ट किया। हम उस डर की वजह से कि कहीं ऐसी आफत नौबत न आ पाए कि हमें भी ऐसा ही करना पड़े, क्योंकि जब हमें पता लगा जो वहाँ की सरकर्दा हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त वो इन टेररिस्टों के साथ मिली हुई थी, पैसे देती थी और पाकिस्तान भेजती थी ताकि ये वहाँ से लेकर बंदूक लेके आए और यहाँ में इस्तेसाल करे, क्या इस्तेसाल करे, ये खून खराबी करे। और जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों की जायदाद ली, खोटे पैसों में इन्होंने ली, और वो पैसा हमने देखना है उनके पास कहाँ से आया। जिसको घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, उसने 10 लाख रुपए का कश्मीरी पंडित का मकान जो 1 करोड़ कीमत रखता था वो लिया। इसके पास उसको देखो ये पैसा आया कहाँ से। जी छोटी सी टिप्पणी और ले लेते हैं। कौन साहब क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में आपको बताया कि सबसे बड़ी बदकिस्मती थी जिस दिन पार्टीशन इंडिया का हो गया जी, तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, कश्मीरी पंडित गुलाम हो गया उसी दिन, था द डे वन जी। वो कहानी ये है कि उसी दिन से हमारे साथ भेदभाव की राजनीति चलती रही कश्मीर में। जो भी लोकल लीडर्स थे उनकी अंदर से इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पाकिस्तान रही है हमेशा, थ्रू आउट। दे आर नॉट इंडियन। अगर वो 10 लाख कस्में खाएंगे, गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं, अगर ये तेल के बर्तन में डालो और फिर जितने दाने चढ़ते हैं वो गिनो, उतनी कस्में भी वो खाए, दे आर नेवर, दे विल नेवर कम। हाँ मैं बता, सवाल यह है कि इन ऐसे जोड़े कोई नहीं होता है जब तक उसको कहीं ना कहीं संरक्षण ना मिलता हो। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमेशा कांग्रेस की पैटर्नेज मिले। इट वाज द अम्ब्रेला ऑफ कांग्रेस दैट ऑल दैट खिचड़ी वाज बॉइल्ड देयर, जिसका शिकार हम हो गए। थ्रू आउट हम शिकार उसका होते रहे। नौकरियों में नहीं देना इनको जगह, जाओ जी आपके लिए हिंदुस्तान है, यहाँ नौकरी नहीं करनी आपको, भारत आपके लिए है, आपके लिए जगह नहीं है, मुसलमान के लिए है। पढ़ाते हम उनको हैं, तैयार उनको हम करते हैं, डॉक्टर हमारे, इंजीनियर हमारे, प्रोफेसर हमारे, शिक्षक हमारे, हमने तैयार उनको किया, वापस हमें ही खदेड़ा, वहां से निकाल। वो खदेड़ते नहीं, ये हौसले अपीजिंग पॉलिसी पे, अपीजिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू करी। कांग्रेस ने स्पेशली खुली डंके की चोट पे बोलूंगा, जितनी भी कंसेक्यूटिव स्टेटस ये आ गई पीछे। सर अगर ये कहा जाए, सीधे सीधे लबोलवाज कहा जाए कि अगर कश्मीर की जो दुर्दशा है उसके लिए ये राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं? बिल्कुल 101% सेंटर एज वेल एज स्टेट। सर बात बताइए। इसके लिए
पूरा अब्दुल्ला खानदान जिम्मेदार है जो कश्मीर में आजकल राजनीति चल रही है। 1953 में जब शेख अब्दुल्ला को जेल भेजा गया और 22 साल जेल में रह के उसको जब छोड़ा बेग पार्था सारथी एग्रीमेंट पर, और जब वो कश्मीर में जेल से छोड़ के आए तो उसने पहला लेक्चर, जब बेग पार्था सारथी एग्रीमेंट हुआ, मीर कासिम को हटाया गया और इसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। कश्मीर की कुर्सी इसको थी, एक चीफ मिनिस्टर के सौंप दी गई। जब ये कश्मीर में लाल चौक में खड़े हुए लेक्चर करने के लिए लोगों को बता देने, मैं उस वक्त कॉलेज स्टूडेंट था कि सर्विस करता था, ये मुझे याद नहीं है। जब इसने लेक्चर किया वहां पर तो उसको लोगों ने पूछा, अगर आपको हिंदुस्तान के साथ ही इलाहा करना था, बेग पार्था सारथी एग्रीमेंट ही करना था, 22 साल जेल में क्यों रहे? तो उन्होंने कहा कि ये बातें भूल दो, गड्डी की सुइयां पीछे मुड़ नहीं सकती, क्या नहीं मुड़ सकती हैं। आप सोच लो, ये 5 आदमी मैंने लाया है, ये 5 रत्न है, इनको हुकूमत में मैं ला रहा हूं, हमने डेवलपमेंट करनी है। बाद में जब ये दूसरी जगहों पर गया चीफ मिनिस्टर बन के, लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये क्या किया आपने, 22 साल के बाद फिर हिंदुस्तान के साथ आप जुड़ गए, ये कौन सी कुर्बानी आपने दी? तो फिर वो जो फॉलोवर्स उसके थे, उन्होंने जलूसों की सूरत में घर घर ऐसे प्रोपगंडा की कि जो शेख करेगा, जो अब्दुल्ला करेगा वही हमें मंजूर है, वो चाहे बैंगन बनाएगा, कद्दू बनाएगा, शेख करेगा, हमने इसने जो किया इंडिया के साथ इलाहा किया वो मंजूर है हमें, वो अटल है। मगर आज उसका बेटा ये क्यों कह रहा है कि इलाहा अधूरा है? 35 को मत हटाओ, 370 को सिर्फ कुर्सी के खातिर और मतलब उनकी कुर्सी बने रहे इसलिए धारा 370 के लिए, और जो पैसा इन्होंने सरकार से करप्शन के थ्रू पर लिया है, इतने बंगले बनाए, इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, उसको कवर अप करने के लिए ये ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं। एक छोटी सी टिप्पणी लेते हैं सर, इसमें जो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का नुमाइंदगी कर रहे हैं जम्मू में, क्या कहेंगे सर? वो भी उनका सरकरो है, जब वो जम्मू जाते हैं वो वहाँ वही भाषा बोलते हैं, एग्जैक्टली वही। क्योंकि आज देखो कोऑर्डिनेशन उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोऑर्डिनेशन आ गई, जबकि उसको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बकवास। नहीं, उन्होंने भी वही भूमिका निभाई जो वो निभा रहे हैं, बिल्कुल वही निभा रहे हैं। वो देश का नहीं भला कर रहे, वो अपने घर का भला कर, जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर रहे, बाकी जनता का भला नहीं कर रहे। क्लास फेलो था, उसने 3 साल पहले बोला मेरे पास 1500 करोड़ आए कहां से? गुलाम नबी आजाद, जरा मुझे बताओ तो सही। वहां के नेताओं की सारी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए पक्का। इनको देखो ये पैसा कहां से इनको आया, कहां से आया? जितने नेता हैं सारे देश को लूटते रहे, देश को लूटते रहे, और उनको ठेंगा दिखाते रहे कश्मीरियों को। आपका कहने का मतलब जो आतंकवाद वहां यही लोग बनाया हुआ है, उसके माली हैं, इन्होंने पनपाई वो खेती वहां, इन्हीं के संरक्षण में पल रहा है, इन्हीं के संरक्षण में पल रहा है। दिल्ली में एक बैठा है सैफुद्दीन सोज, फारूकुल्लाह, ये कहां तक सही है कि पाकिस्तान की जो सरपरस्ती में ये लोग सब लोग काम करते हैं? सही है ये? पैसा भी खाते हैं ना उनका, ये वहां का भी पैसा खाते हैं, सऊदी का भी पैसा खाता है, इंडिया को तो चीर ही रहे हैं। आप लोग टैक्स भर रहे हो, 30% सब्सिडियां जा रही हैं कश्मीर, और ये लोग मजे लूट रहे हैं वहां। सपने में आप सोच नहीं सकोगे कितना रिच है कश्मीरी मुसलमान आज की डेट में, सपने में नहीं सोच सकोगे आप। चलिए एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं। हमारे साथ में जवाहरलाल भज्जी भी हमारे साथ में है, वहां से जो पुलिस विभाग है वहां से रिटायर्ड हुए हैं। सर, ये जो पूरा मामला लबो-लबाज हो रहा है, आप तो वहाँ पुलिस विभाग में काम कर चुके हैं, तो क्या कहेंगे सर, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे मामले को? आज मैं पुलिस में काम कर रहा था, जो मैंने देखा पुलिस में रहकर। जी, एक बार फिर से डे नाइट इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं और जो देशवासी हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो आज पैनल डिस्कशन हो रहा है, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पैनल डिस्कशन में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सालों से, आज़ादी के बाद से, जो कश्मीर के जो पंडित परिवार हैं वो अपने देश में ही क्यों और कैसे विस्थापित हो गए, उनका दर्द क्या है, क्या वाकई वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं या जो देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वहाँ की स्थानीय पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे मुफ्ती महबूबा की पार्टी है, ये तमाम लोग क्या वाकई जो कश्मीरी पंडितों के जो परिवार हैं उनके दर्द पर मरहम लगाने का काम किया, या फिर
नमक छिड़कने का काम किया है। हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा में जवाहरलाल भट्ट जी हमारे साथ में चर्चा में शामिल हो गए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपने रिटायर जो है वो पुलिस से विभाग से रिटायर है वहाँ से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा में। और इस विषय के ऊपर मैं सबसे पहले अहमद भंडारी जी जो डॉक्टर साहब हैं उनसे मैं चाह रहा हूँ, सर क्या कहेंगे सर, जो कश्मीर के जो विस्थापित है क्यों और कैसे वहाँ से विस्थापित है, कौन इनके लिए जिम्मेदार है? कश्मीरी पंडित जो है वो किसी डर या किसी आतंकवाद की डर की वजह से कश्मीर से नहीं भागा जी। सिर्फ एक चीज की वजह से कश्मीरी पंडित वहां से भागा, वो है इज्जत और आबरू। जब ये कश्मीरी मुसलमान शाम को मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते थे, वहां से वो रिकॉर्ड लाउड स्पीकर से अनाउंस करते थे, लाउड स्पीकर से अनाउंस करते थे कि यहाँ क्या चलेगा, निज़ामे मुस्तफ़ा। निज़ामे मुस्तफ़ा का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूल अल्लाह। जो उसकी पैरवी करेगा वही कश्मीर में रह पाएगा। कश्मीरी पंडितों भाग जाओ, हिंदुस्तानी एजेंटों यहाँ से भाग जाओ। अगर कश्मीर में रहना है, इस्लाम कबूल करना है, अगर भागना है बेटी और बीवियों को यहाँ छोड़ के भागो, खुद भागो हिंदुस्तान, उनको यहाँ रखो। ये इनको पाकिस्तान से मैसेज थी और ये मस्जिदों में जाके कश्मीरी पंडितों को डराते थे और खौफजदा करते थे ये कैसे भागे, और ऐसे कत्लेआम करते थे कश्मीरी पंडितों का, और उनकी लाशों को ऐसे सड़कों पर छोड़ते थे, दरख्तों पर लटकाते थे ताकि कश्मीरी पंडित खौफजदा हो जाए या अपने आप भागे। क्या उसकी वजह से कश्मीरी पंडित भागा, बाकी बंदूक या गोली की डर की वजह से नहीं भागा। इज्जत, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए, आबरू के बचाने के लिए। और जो भी हमने पास हिस्ट्री पढ़ी थी, कश्मीर में शाही हमदान आया, जयपुर में कौन निजाम चिश्ती औलिया आया, उन्होंने कश्मीर में जो पंडित लोग थे, हिंदू लोग थे, उनको कन्वर्ट किया। 2.5 टन जनेऊ जला दिए और उनको फोर्सबली कन्वर्ट किया। हम उस डर की वजह से कि कहीं ऐसी आफत नौबत न आ पाए कि हमें भी ऐसा ही करना पड़े, क्योंकि जब हमें पता लगा जो वहाँ की सरकर्दा हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त वो इन टेररिस्टों के साथ मिली हुई थी, पैसे देती थी और पाकिस्तान भेजती थी ताकि ये वहाँ से लेकर बंदूक लेके आए और यहाँ में इस्तेसाल करे। क्या इस्तेसाल करे? ये खून खराबी करे। और जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों की जायदाद ली, खोटे पैसों में इन्होंने ली, और वो पैसा हमने देखना है उनके पास कहाँ से आया। जिसको घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, उसने 10 लाख रुपए का कश्मीरी पंडित का मकान जो 1 करोड़ कीमत रखता था वो लिया। इसके पास उसको देखो ये पैसा आया कहाँ से। जी छोटी सी टिप्पणी और ले लेते हैं। कौन साहब क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में आपको बताया कि सबसे बड़ी बदकिस्मती थी जिस दिन पार्टीशन इंडिया का हो गया तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, कश्मीरी पंडित गुलाम हो गया उसी दिन, था डे 1। वो कहानी ये है कि उसी दिन से हमारे साथ भेदभाव की राजनीति चलती रही कश्मीर में। जो भी लोकल लीडर्स थे उनकी अंदर से इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पाकिस्तान रही है हमेशा, थ्रू आउट। दे आर नॉट इंडियन। अगर वो 10 लाख कस्बें खाएंगे, गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं अगर ये तेल के बर्तन में डालो और फिर जितने दाने चढ़ते हैं वो गिनो, उतनी कस्बें भी वो खाए, दे आर नेवर, दे विल नेवर कम। हाँ मैं बता, सवाल यह है कि इन ऐसे जोड़े कोई नहीं होता है जब तक उसको कहीं ना कहीं संरक्षण ना मिलता हो। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमेशा कांग्रेस की पैटर्नेज मिले। इट वाज द अम्ब्रेला ऑफ कांग्रेस दैट ऑल दैट खिचड़ी वाज बॉइल्ड देयर, जिसका शिकार हम हो गए। थ्रू आउट हम शिकार उसका होते रहे। नौकरियों में नहीं देना इनको जगह, जाओ जी आपके लिए हिंदुस्तान है, यहाँ नौकरी नहीं करनी है आपको, भारत आपके लिए है, आपके लिए जगह नहीं है, मुसलमान के लिए है। पढ़ाते हम उनको हैं, तैयार उनको हम करते हैं, डॉक्टर हमारे, इंजीनियर हमारे, प्रोफेसर हमारे, शिक्षक हमारे, हमने तैयार उनको किया, वापस हमें ही खदेड़ा, वहां से निकाल। वो खदेड़ते नहीं, ये हौसले अपीजिंग पॉलिसी पे, अपीजिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू करी, कांग्रेस ने स्पेशली। खुली डंके की चोट पे मैं बोलूंगा, जितनी भी कंसेक्यूटिव स्टेटस ये आ गई ये पीछे। सर अगर ये कहा जाए सीधे सीधे लबो लबाज कहा जाए
कि अगर कश्मीर की जो दुर्दशा है उसके लिए ये राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं? बिल्कुल 101% सेंटर एज वेल एज स्टेट। सर बात बताइए। इसके लिए पूरा अब्दुल्ला खानदान जिम्मेदार है जो कश्मीर में आजकल राजनीति चल रही है। 1953 में जब शेख अब्दुल्ला को जेल भेजा गया और 22 साल जेल में रह के उसको जब छोड़ा बेग पार्था सारथी एग्रीमेंट पर, और जब वो कश्मीर में जेल से छोड़ के आए तो उसने पहला लेक्चर, जब बेग पार्था सारथी एग्रीमेंट हुआ, मीर कासिम को हटाया गया और इसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। कश्मीर की कुर्सी इसको बहसीती एक चीफ मिनिस्टर के सौंप दी गई। जब ये कश्मीर में लाल चौक में खड़े हुए लेक्चर करने के लिए लोगों को बता देने, मैं उस वक्त कॉलेज स्टूडेंट था कि सर्विस करता था, ये मुझे याद नहीं है। जब इसने लेक्चर किया वहां पर तो उसको लोगों ने पूछा, अगर आपको हिंदुस्तान के साथ ही इलाहा करना था, बेग पार्था सारथी एग्रीमेंट ही करना था, 22 साल जेल में क्यों रहे? तो उन्होंने कहा कि ये बातें भूल दो, गड्डी की सुइयां पीछे मुड़ नहीं सकती, क्या नहीं मुड़ सकती है। आप सोच लो, ये 5 आदमी मैंने लाया है, ये 5 रत्न है, इनको हुकूमत में मैं ला रहा हूं, हमने डेवलपमेंट करनी है। बाद में जब ये दूसरी जगहों पर गया चीफ मिनिस्टर बन के, लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये क्या किया आपने, 22 साल के बाद फिर हिंदुस्तान के साथ आप जुड़ गए, ये कौन सी कुर्बानी आपने दी? तो फिर वो जो फॉलोवर्स उसके थे उन्होंने जलूसों की सूरत में घर घर ऐसे प्रोपेगेंडा की कि जो शेख करेगा, जो अब्दुल्ला करेगा वही हमें मंजूर है, वो चाहे बैंगन बनाएगा, कद्दू बनाएगा, शेख करेगा, हमने इसने जो किया इंडिया के साथ इलाह किया वो मंजूर है हमें, वो अटल है। मगर आज उसका बेटा ये क्यों कह रहा है कि इलाह अधूरा है? 35 को मत हटाओ, 370 को सिर्फ कुर्सी के खातिर और अपना उनकी कुर्सी बने रहे इसलिए बचाने के लिए, और जो पैसा इन्होंने सरकार से करप्शन के तौर पर लिया है, इतने बंगले बनाए, इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, उसको कवर अप करने के लिए ये ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं। एक छोटी सी टिप्पणी लेते हैं सर, इसमें जो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का नुमाइंदगी कर रहे हैं जम्मू में, क्या कहेंगे सर? वो भी उनका सरकरू है। जब वो जम्मू जाते हैं वो वहाँ वही भाषा बोलते हैं, एग्जैक्टली वही, क्योंकि आज देखो कोऑर्डिनेशन उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोऑर्डिनेशन आ गई, जबकि उसको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बकवास। नहीं, उन्होंने भी वही भूमिका निभाई जो वो निभा रहे हैं, बिल्कुल वही निभा रहे हैं। वो देश का नहीं भला कर रहे, वो अपने घर का भला कर रहे, जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर रहे, बाकी जनता का भला नहीं कर रहे। क्लास फेलो था, उसने 3 साल पहले बोला मेरे पास 1500 करोड़ आए कहां से? गुलाम नबी आजाद, जरा मुझे बताओ तो सही। वहां के नेताओं की सारी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए पक्का। इनको देखो ये पैसा कहां से इनको आया, कहां से आया? जितने नेता हैं सारे देश को लूटते रहे, देश को लूटते रहे और उनको ठेंगा दिखाते रहे कश्मीरियों को। आपका कहने का मतलब जो आतंकवाद वहां यही लोग बनाया हुआ है, उसके माली हैं, इन्होंने पन पाई वो खेती वहां, इन्हीं के संरक्षण में पल रहा है, इन्हीं के संरक्षण में पल रहा है। दिल्ली में एक बैठा है सैफुद्दीन सोज, फारूक, ये कहां तक सही है कि पाकिस्तान की जो सरपरस्ती में ये लोग सब लोग काम करते हैं? सही है, ये पैसा भी खाते हैं ना उनका, ये वहां का भी पैसा खाते हैं, सऊदी का भी पैसा खाता है, इंडिया को तो चीर ही रहे हैं। आप लोग टैक्स भर रहे हो 30%, सब्सिडियां जा रही हैं कश्मीर, और ये लोग मजे लूट रहे हैं वहां। सपने में आप सोच नहीं सकोगे कितना रिच है कश्मीरी मुसलमान आज की डेट में, सपने में नहीं सोच सकोगे आप। चलिए एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं। हमारे साथ में जवाहरलाल भज्जी भी हमारे साथ में है, वहां से जो पुलिस विभाग है वहां से रिटायर्ड हुए हैं। सर, ये जो पूरा मामला लबोलबाज हो रहा है, आप तो वहाँ पुलिस विभाग में काम कर चुके हैं, तो क्या कहेंगे सर, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे मामले को? आज मैं पुलिस में काम कर रहा था, जो मैंने देखा पुलिस में रहकर, आज मैं पुलिस में काम कर रहा था, जो मैंने देखा पुलिस में रहकर, ये कहते 90 में विस्थापित कश्मीरी पंडित हो गए, इसकी साजिश 86 से शुरू हो गई, जब गुलशाह अलियास कश्यप, सर आपसे हम छोटी टिप्पणी उसको कश्यप कहते हैं, आधी बात आज तक इनको पता नहीं, उसको कश्यप कहते हैं। वो शेख साहब का दामाद थे जी। उस वक्त 86 में हिंदू के मंदिर अनंतनाग में जलाए गए जी, तब से मंदिरों को जलाया गया। हाँ, खुलेआम जलाया गया। तो उसमें पुलिस क्या करती थी? पुलिस संरक्षण नहीं करती थी। जब कश्मीरी जो पुलिस अफसर है वो मिले हुए थे, उसकी मिसाल में 2-3 दे दूंगा ऑथेंटिक जी। उसके बाद 78 में जब भट्टू को फांसी दी गई जी यही जो सो कॉल्ड बब उनका आज है गिलानी जी,
उस वक्त उसको BSF ने बचाया जी। हर एक उसके पीछे पड़े, जहाँ भी जमाते हैं उनको कत्ल करो, उनको मारो। इसी जिलानी का सोपोर में बाग था, गाय वहाँ बांधी थी, इन्हीं मुसलमानों ने उस गाय को मारा, उसके बाग को काटा का ये जमाती। सर आपसे हम जानना चाह रहे हैं, आपसे सीधा जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप पुलिस विभाग में वहाँ काम करते हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट जो काम वहाँ करता था, क्या पहले असली बिंदु पर आया। हम कहते हैं कि जिम्मेवार कौन है? 50% कश्मीर के हर एक मुसलमान हमारे विस्थापित होने की जिम्मेदार है, और 50% सेंटर। उसके एक मिसाल मैं देता हूँ, जब मफने इलेक्शन लड़ा, फारूक अब्दुल्ला लड़ रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस गांधरबल से, एक भी वोट उसके हाथ में नहीं पड़ा। सर आपसे हम टिप्पणी चाह रहे हैं, सीधी हम जानना चाह रहे हैं इस चर्चा के अंदर, जो वहाँ जो पुलिस विभाग जो काम कर रहा है वो राजनीतिक संरक्षण में काम कर रहा है? वही मैं बताऊँ, जिस हाँ या ना सर, हाँ या ना बताइए, जिसने वो उनके संरक्षण में काम कर रहा है? सर वही तो सुने जी। जिसने एयरफोर्स आदमी को मार डाला जी, अगर वहाँ पुलिस काम करता होगा, वो किम गुमता आजकल जी, वो लीडर आम माना जाता है जी, उसको आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया जी। सेंटर कहाँ सोया था जी। इसने इतने वायुसेना के आदमी को कत्ल किया, हिंदू कश्मीरियों को कत्ल किया। बिट्टा ने खुद कहा कि 32 हिंदू को मैंने मारा, उसको एक केस नहीं रजिस्टर हुआ। ये किस पर दोष है? जैन के पुलिस पर। और संरक्षण कौन दे रहा था? सेंटर। हमने जो अपने आंखों से देखिए, इस समय हमारे पास तो बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी आ गई है जवाहरलाल भट्ट जी, जो कि वहाँ पुलिस विभाग में काम जिन्होंने किया है, और बड़े खुलकर उन्होंने बोला मुखर रूप से कि वहाँ जो पुलिस का जो विभाग है, जिसके जिम्मेदारी होती है जो वहाँ का जो आवाम है उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना और उसकी व्यवस्था देखना, कानून व्यवस्था देखना। जब कानून व्यवस्था ही वहाँ ऐसे नेताओं के संरक्षण में चली जाए तो सोच सकते हैं क्या वहाँ हाल रहा होगा। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कश्मीरी पंडित जो वहाँ पर हैं, वो तो परेशान रहे, और उसके साथ साथ जो नॉन पंडित परिवार है वो भी इस तरीके के राजनीतिक जो षड्यंत्र हुए हैं जम्मू कश्मीर के खिलाफ, उससे पीड़ित रहे होंगे। एक छोटी सी टिप्पणी और ले लेते हैं इसके ऊपर। कौन सा हमारे साथ में सर, ये कितनी सही बात है कि जब कश्मीरी पंडित और उनकी जो परिवार की जो महिलाएं जब वहाँ से विस्थापित होकर वहाँ से जाना पड़ा, तो क्या अनाउंसमेंट होता था मस्जिदों से? यहाँ अब कश्मीरी के बारे में बताऊँ, उसका अनुवाद भी करूँगा। वो बोलते थे ये बनाउन पाकिस्तान जी, बटवर बटनस्तान, इसका अनुवाद ये है यहाँ पाकिस्तान बन जाएगा, यहाँ चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा जी, यहाँ पाकिस्तान हमें बनाना है। सर ये सही है? सुनिए ना, मुझे काटो मत बीच में आप। बात है ये कि कश्मीरी महिलाओं को यहाँ छोड़ो, आप बाबू, नहीं तो रल लो, मिलो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये भयंकर नारे थे। मैंने एक इंटरव्यू में आपको बताया कि ब्लेड हमने अपनी लड़की को दे दिए, भैया जब दरवाजे को ना कोई करे उसी वक्त ब्लेड इस रंग को काटना, खून निकल जाएगा, आप मर जाओगी। तो इनके हथे अपनी आबरू बचाने, अपनी आबरू बचाने, इसी आबरू के चक्कर में, जैसे भंडारी साहब ने पहले बता दिया, इसी आबरू के चक्कर में हम वहां से निकले हैं। और सिर्फ सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, जब धर्म हमारा नहीं चल रहा था, हम, ये मेरे भाई हैं पंडित साहब, हम सत्संग करते थे कहाँ, जन्माष्टमी के दिन हमें पत्थर मारते थे खिड़कियों से जी। फिर समाधान मैंने उसका किया वहाँ, लेकिन जितनी देर भी वो समाधान नहीं हुआ, हम बिल्कुल पूजा पाठ कर नहीं सकते थे। जब हमें धर्म और नारी के समान पे बन आई, तब हमने त्याग दिया सारा, वहाँ त्याग दिया। ये खेती जो बोई हुई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोई है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये पंडित नेहरू ने किया है। इसका समाधान एक ही चीज है, 3 खंड करोगे। एक साइड से चाइना हमें देख रहा है, एक साइड से पाकिस्तान देख रहा है। हमें चाहिए इस वक्त कटेल करने के लिए उनको यहाँ से 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजो, 3 अखंड बनाओ, 3 खंड। जितने भी नेतागण हैं वहां, उनको बकरियां चराने दो। कोई आपका भारतीय नहीं बनने वाला है, वो सब पाकिस्तान के एजेंट है। ठीक है जी, डोंट ट्रस्ट देम, डोंट रिलाइज देम, सिंपल बात। आगे पंडित जी आप तो टिप्पणी ले लेते हैं, बताइए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जोतन लागे सोतन जाने जी। जो भारतवर्ष के लोग हैं, बुद्धिजीवी आप जैसे, पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास जो हमारे देश का है, हमारे मीडिया है, और जहाँ यहाँ के सभी नागरिक, पढ़े लिखे नागरिक हैं,
उन्होंने ज़्यादातर मेरे ख्याल से ये गलतफहमी पाल रखी थी जी, और अभी भी है कि कश्मीरी पंडित जो है ना, दो वजहों से वहाँ से निकल पड़े हैं जी। या तो उनकी अपनी बुज़दिली कि वो सामना नहीं कर पाते हैं जैसे एक वीर योद्धा को या क्षत्रिय को करना चाहिए, और दूसरी गलतफहमी पाल रखी है उन्होंने कि जैसे हमारे देश में जात पात की बीमारी थी जी, ये कश्मीर में नहीं थी। कश्मीरी हिंदुओं में सब बराबर, यहाँ पर कोई जात पात नहीं है, शायद आपको पता नहीं होगा। जी, जी, जी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कंसेप्ट कश्मीर में नहीं था, जात पात का कंसेप्ट टोटली नहीं था, और हिंदू मुसलमान में भी उस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था। लेकिन ज़्यादातर यहाँ के मीडिया ने और यहाँ के लोगों ने दिमाग में पाल रखा है कि जिस तरह यहाँ पर लोअर कास्ट पर जुल्म होते रहे और उसकी वजह से ये हो गया, उसी वजह से इनको अच्छा हुआ, भगवान ने इनका अच्छा किया। कश्मीरी पंडितों ने शायद मुसलमानों पर वहाँ जुल्म किए हैं, इसलिए भागना पड़ा, जो कि निरासर बिल्कुल असत्य है। सत्य ये है जो हमारे मित्र ने, हमारे भाई ने, जो कौल साहब ने बताया, जो कौल साहब ने बताया कि हमारे ऑनर पर, हमारी इज्जत पर, हमारी माँ बहनों की इज्जत पर बन आई, केवल और केवल उसी लिए हम वहाँ से निकले। चलिए अभी हमने यहाँ पर चर्चा की इस पैनल चर्चा में कि वहाँ पर कश्मीर के अंदर जो किस तरीके से जो कश्मीरी विस्थापित हैं उनको किस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ा राजनीतिक दलों की वजह से और वहाँ के प्रशासन की वजह से। अभी चर्चा जारी है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से डेरा डी टीवी के जो दर्शक है और देशवासी, इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में इस चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है, वहाँ पर जो जानकारी आ रही है कि वहाँ जो कश्मीरी जो विस्थापित हैं, पंडित परिवार हैं, वो वोट कैसे डालें। उनके वोट जो है वोटर लिस्ट से जो है साजिश के चलते जो राजनीतिक पार्टियों ने साजिश की, उनके नाम जो है उन लिस्ट से काट दिए गए। अब बड़े सवाल ये है कि अब ये लोग वोट कैसे पोल करेंगे, और ये भी सवाल है क्या कश्मीरी पंडित जो परिवार हैं जो राजनीतिक दलों की वजह से प्रताड़ित हुए, जो वहाँ जो आतंकवादी जो प्रोसेस रहा उससे प्रताड़ित रहे, तो क्या ये अपना वोट जो है उन लोगों को देंगे। ये कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं, इस पर बात करते हैं। सर क्या कहेंगे सर, वहाँ जो वोटर लिस्ट में जो नाम जो हैं आप लोगों के, क्या वाकई काटे गए हैं वहाँ पर? बिल्कुल काटे गए हैं। किसकी साजिश है, किसकी साजिश मानते हैं? वो तो या तो चोरी से वोट डालते हैं जी, या तो पता नहीं रखते हैं किसी आदमी को कि तुम्हारा वोट यहाँ है यहाँ नहीं है जी, वो उसके लिए कोई सुविधा इन्होंने प्राप्त नहीं की जी, उपलब्ध नहीं कराई जी। कौन साहब? दीनदयाल जी, मैं पहले दोबारा हाँ, बात दरअसल ये है कि जब मैं 90 में था मैंने बहुत काम किया है, हम लोगों ने बहुत काम किया, जो मैं ये सही है कि वहाँ आपके वोटर लिस्ट से नाम लिस्ट काटते हैं। सर मैं यही बताऊंगा, हमने बड़ी मेहनत के साथ 96 तक वोट बनाए, क्योंकि जब विस्थापन हुआ सोना बेचा, हमारी महिलाओं ने जो भी गहने थे वो बेचे। हमने कहीं 1 मरला 2 मरला ज़मीन जम्मू में खरीद दिए, उस पर एक चबूतरा ईंट का बना दिया तो रहने लायक हो गया। पानी लोकल नेताओं ने हमें बेचारों ने प्रोवाइड करवा दिया, बिजली प्रोवाइड करवा दी। तो साथ में साथ हमने ये किया, हमने रिक्वेस्ट करी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमने वोट उनके बनाए जम्मू में 96 तक। आज मेरी नॉलेज में जो है वो नो वोट उनके सारे खत्म किए गए हैं, वहाँ काट दिए गए हैं, बिल्कुल कोई वोट नहीं है कश्मीरी पंडित का वहाँ। ठीक है जी, कहते हैं उनको पोस्टल बैलेट करो और कश्मीरी उसके लिए आतंकी के लिए जो आतंकी वहाँ खड़ा है ना एमएलए आतंकियों के लिए वोट करें, हाँ उनके लिए करो। ये मुझे बताओ डेमोक्रेटिक कंट्री में मुझे देश क्या दे रहा है? एक देशभक्त को क्या यही सजा है देशभक्ति की? ये मुझे जवाब दो। मैं इस वक्त इतना पीड़ित हूँ, मुझे 10 पोस्ट आए हैं जम्मू से। भाई साहब इस बात को उछालो, नेशन को बताओ, नेशन को बताओ ये क्या कहानी हमारे साथ हुई। हम किसको वोट देते हैं? जो मेरा काम करता है जम्मू वाला नेता, उसको वोट दे दूं कि उधर नहीं। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि आपको कहना है पोस्टल बैलेट से आप अपना वोट पोल कर सकते हैं, किनको दे दूं? लेकिन जब आपका वोट ही नहीं है तो कैसे आप पोल करेंगे? जब वोट ही नहीं है, कश्मीर के लिस्टों में इन्होंने जम्मू के लिस्ट खत्म कर दिए, कश्मीर का लिस्ट बदस्तूर रखा। मैं त्राल से था, त्राल से मेरा वोट बदस्तूर है, आप त्राल के कैंडिडेट को डालो। क्यों डालो भाई? मेरी सुविधा दे रहा है जम्मू वाला, जहां मैं इस वक्त रह रहा हूँ। मुझे वोट उसको करना चाहिए जो मुझे, जिसको मैं कल गिरेबां पकड़ूंगा, उसके लिए वोट खत्म। ठीक है जी, बहुत एट्रॉसिटी हमारे साथ है, बहुत एट्रॉसिटी हमारे साथ है। दूसरी एट्रॉसिटी जो है, एक ये वोटों का चक्कर है।
माई कम्युनिटी इज इन अ फिक्स। मतलब क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे, क्या करे? जहाँ कश्मीरी कोई बैठा है उसको वोट, वहाँ नेता जो लोकल है उसको वो परख के दे दे वोट। नहीं, क्या इसका हल क्या चाहते हैं? हाल इसका यही है कि जहाँ मैंने जहाँ इन्वेस्टमेंट करी है, जहाँ मैं अभी टेम्पररी बैठा हूँ, मुझे वहाँ सुविधा हो रही है, उसी को मुझे वोट करना चाहिए। मैं कश्मीर वाले को क्या दे दूँ, उस आतंकी को जिसने मुझे वहाँ से निकाला, क्यों दे दूँ पोस्टल वोट? ये एक सुविधा ही है। दूसरा, जब हमारी रजिस्ट्रेशन वहाँ कुछ ऑनेस्ट लोग हमारे थे, जब रिलीफ ऑफिस जम्मू में खुला, ये लूट का ऑफिस बन गया, चोरी का ऑफिस बन गया, करप्शन का ऑफिस बन गया। टिल डेट सुनिए सर, सुनिए, जो ऑनेस्ट उस वक्त रहा उसने बेचारे ने रजिस्ट्रेशन अपनी नहीं करी, टिल डेट उसकी फाइलें वहाँ लटक रही हैं, आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही उन लोगों की। वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, वहाँ पैसे भी दे रहे हैं, सिफारिशें मिला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, ना रिलीफ मिनिस्टर सुनता है, ना रिलीफ मिनिस्टर। एक रमेश जी से टिप्पणी लेते हैं। रमेश जी, आपका वोट वहाँ लिस्ट में है या नहीं है? मैं आपको एक बात सर, आपका वोट लिस्ट में है या नहीं? मैं आपको एक बात जरूरी कहता हूँ, ये डे एंड नाइट के माध्यम से जी मैं आपको एक बात कहना जरूरी समझ रहा हूँ कि जैसे 1990 में मेरा माइग्रेशन हो गया, फिर मैं जम्मू आ गया 5-6 साल। जब मैंने अपना नाम वहाँ देखा नहीं, मैं श्रीनगर में वोट डालता था, मेरा एक कैंडिडेट ये सिलेक्ट होता था। जब मेरी माइग्रेशन हो गई, मैंने अपना वोट वहाँ नहीं पाया, तो क्या हुआ, मेरे दिल में ऐसा हो गया कि ये क्या है, क्या नहीं है। सर, आपका वोट नहीं है वहाँ? नहीं है। फिर मैं दिल्ली आ गया। क्या चाहते हैं आप? अब सुनिए मेरी, फिर मैं अब दिल्ली आ गया, अब मेरा वोट यहाँ बन रहा है, तो मैं यहाँ वोट डालूंगा। मगर मेरी ये बात ये है कि मैं इस इंडिया टीवी के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी वहाँ की वॉइस है, उस वॉइस को बरकरार रखने के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा कानून पास करे कि हमारा एक प्रतिनिधि वहाँ सिलेक्ट हो, वोटिंग के जरिए नहीं, जो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव, एक नॉमिनेटेड, एक रिजर्व सीट हो जाए। मतलब जैसे 8-10 सीटें कश्मीर वैली में वो पंडितों के लिए रिजर्व हो जाए, क्योंकि हमारी वॉइसें डिफरेंट है। कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में, कोई वोट वैसे उनके पास आपने बहुत बड़ा बहुत अच्छा मुद्दा है। देखिए, यहाँ जो एक बात फिर से मैं अपने इस चर्चा में, अपने जो मेहमान हमारे शामिल हुए इस चर्चा के अंदर, उनका मैं एक बार से फिर दोबारा रूबरू करा देता हूँ। जवाहरलाल भट्ट जी हैं हमारे साथ में, अपने पुलिस विभाग से रिटायर्ड हैं। कई बार वहाँ जब इलेक्शन आता है, 1 महीने 15 दिन पहले या 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले, यहाँ के वोटर के लिए फार्म भरो, वो करो, वोटर लिस्ट बनेगा। मैंने 4 बार फार्म वहाँ भरा जी, ना वोटर लिस्ट, आपका वोट नहीं आया, ना वोटर। जब पुलिस अधिकारी का वोट नहीं आया तो किसका वोट आएगा? मेरे बच्चों का भी नहीं है, हमारी आइडेंटिटी नहीं है। मेरा लड़का उस वक्त 3 साल का था जब माइग्रेट करके आए। चलिए देखिए, ये इतना बड़ा दर्द है कि जो पुलिस विभाग में अधिकारी रहे उनका वोट नहीं है। जब उनका वोट नहीं है तो आम लोगों का वोट कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। डे नाइट इंडिया टीवी ने आज यहाँ इस पैनल डिस्कशन में 2-3 चीजें डिस्कस की। एक तो धारा 370 को लेकर वहाँ जो राजनीतिक दल हैं, फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मुफ्ती महबूबा है, वो क्या बात कर रही हैं, कांग्रेस की पार्टी वहाँ क्या रुख अपनाती है, इसके ऊपर चर्चा हुई। तो साफ साफ कहना है कि वहाँ जो जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है, हिंदुस्तान के झंडे को ही सलाम करती है और उठाकर चलना चाहती है, एक चीज। दूसरी चीज, वहाँ जो आतंकवाद वहाँ फैला सालों में, वो भी चर्चा में आया कि उसको कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, तमाम राजनीतिक दल, वो सभी लोग जो है पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और पाकिस्तान के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जम्मू एंड कश्मीर में बैठकर काम करते हैं। लेकिन जो देश के जो 125 करोड़ जो लोग हैं जो टैक्स देते हैं, उसका जो भारी पैसा जो है जम्मू और कश्मीर के ऊपर खर्च होता है, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि उसके ऊपर जो केंद्र सरकार को सख्ती से नीति बनानी चाहिए और उस पैसे का जो यूटिलाइजेशन है वो सही होना चाहिए। और अभी इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पर इलेक्शन के अंदर जो कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं, उन लोगों के वोटर लिस्ट से जो है वो नाम गायब हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये भी बड़ा दर्द है, जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वो वोट किसको डालेंगे। सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने उनको वहाँ से जो कश्मीरी पंडित हैं उनको विस्थापित होने के लिए मजबूर कर दिया, क्या वो उनको वोट डालेंगे? वोट डालने का सवाल तो बाद में आएगा, जब इन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा तो वोट किसको डालेंगे और कैसे डालेंगे, ये केंद्र सरकार को भी
सोचना है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इस चर्चा में आई कि वहां पर जो कश्मीरी जो पंडित हैं उनके लिए कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी जाएं, ताकि उन सीटों के ऊपर सिर्फ कश्मीरी पंडित ही जो है वो चुनाव लड़ सकें। ऐसी व्यवस्था इस चर्चा के बाद निकल के आई है। कहीं ना कहीं वहाँ की जो स्थानीय सरकार है और जो केंद्र सरकार है, इस विषय के ऊपर उनको चर्चा करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। डे नाइट इंडिया टीवी ने लगातार जो है चर्चा की है और इस चर्चा में जो खास बिंदु आए उस पर हमने चर्चा की। चर्चा में जो आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने हिस्सा लिया। डे नाइट इंडिया टीवी उनका जो है वो MP कौल साहब हैं, RK पंडित जी हैं, डॉक्टर भंडारी जी हैं, विजय कुमार वटला जी हैं, रमेश चंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार सर चर्चा में शामिल होने के लिए। जवाहरलाल भट्ट जी हैं, पुलिस अधिकारी हैं। एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं। कुछ भंडारी जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट दिल्ली में आती है, चाहे आजकल बीजेपी की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अगर ये लोग, चाहे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो फार्मर्स इशू, फार्मर्स के लिए ये सुविधा दो। आजकल बीजेपी है तो वो कहते हैं फार्मर्स का इशू है। सर विषय पे है, विषय पे सीधा विषय पे सब्सिडी दो, क्योंकि उनकी जमीन फार्मर की उधर ही है, फसल ही नष्ट होता है, लेकिन वो सब्सिडी मांगता है, लोन वेव। सर आप कश्मीरी पंडितों के लिए क्या मांग रहे हैं? ये कश्मीरी पंडित जो अपने घर से उजड़ गया, प्रॉपर्टी छोड़ के गया, तो इसको कोई किसी चीज की माफी नहीं ना। अगर ये किसी जगह हैबिटेट होता है, मकान लेता है, कर्जा लेता है बैंक से, पूरा इंटरेस्ट लेना, सर छोटी पूरी रजिस्ट्री का फीस लेते हैं, कोई कंसेशन इसको है नहीं जिससे ये रिहेबिलिटेट हो जाए किसी जगह। मतलब सरकार की तरफ से मदद चाहते हैं। एक छोटी टिप्पणी लेते हैं सर। मैं एक हिम्मत करूंगा इस वक्त जी मोदी सरकार को बोलने के लिए जी कि 90 से टिल डेट हमारे रिलीफ कमिश्नर ऑफिस जम्मू का पूरा ऑडिट कराया जाए जी, क्योंकि क्या धांधलियां चल रही है वहां से। क्यों नहीं इन लोगों को जो विस्थापन वहां से हो गए उनकी क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन हो रही है? अगर वो ऑनेस्ट डब्बे में रहा, आज उनकी जांच होनी चाहिए। नहीं जी, आज तक वो रजिस्टर नहीं हो रहे हैं बेचारे, ना उनको मिलती है स्टेट सब्जेक्ट, ना मिलता उनको जॉब, ना मिलता उनको कुछ। मेरे अंदर ये शोला भड़क चुका है। मैं मोदी जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, रिलीफ कमिश्नर ऑफिस का प्रोबिंग करो, ऑडिट कराओ। 90 से टिल डेट चोर चके अंदर बैठे हैं, उनको देखो और रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली खोल दो। धन्यवाद कश्मीर से निकले। धन्यवाद। ये चर्चा हम यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं और चर्चा में जो पैनल में जो मेहमान थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा में कुछ चीज़ें निकल कर आई, जैसा हमने चर्चा की कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित क्यों विस्थापित हुए, कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार थे, सीधा सीधा निकल के आया जो वहाँ राजनीतिक दल हैं वो जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज, वहाँ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री रही है हाल ही में महबूबा मुफ्ती, किस तरीके की भाषा बोलते हैं, वो जम्मू कश्मीर के भी हित में नहीं है और हिंदुस्तान के हित में भी नहीं है, भारत के हित में भी नहीं है। और भारत सरकार को इसके ऊपर जो है पूरे ढंग से सख्ती से काम करना चाहिए। और डे नाइट इंडिया टीवी की ये पहल और JNK के मामले पर ये चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो आप हमारे डे नाइट इंडिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दे सकते हैं। डे नाइट इंडिया टीवी के लिए दीनदयाल, नमस्कार।